माँ के नाम पर संपत्ति हो तो उस संपत्ति पर किसका अधिकार है। जैसे कि बेटे का अधिकार है या बेटी का अधिकार है या पति का अधिकार है। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसका साथ साथ हम लोग देखेंगे कि माँ जीवित रहने का समय में उनका संपत्ति का ऊपर उनका क्या अधिकार है और माँ गुजर जाने के बाद उनका संपत्ति का ऊपर किसका अधिकार है। और इसका साथ साथ हम लोग देखेंगे उनका संपत्ति का ऊपर उनका पोता और पोतियों का कुछ अधिकार है या नहीं है। इसका बारे में आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि माँ जीवित रहना टाइम में, जब माँ जीवित है उस टाइम में उनका संपत्ति का ऊपर उनका क्या अधिकार है, हम पहले देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर एक माँ उनका नाम पे जो संपत्ति है उस संपत्ति को वो खुद खरीदे हैं या किसी ने उन्हें उपहार दिए हैं तो उस संपत्ति का ऊपर उनका पूरा अधिकार है। उस संपत्ति को माँ चाहे किसी को भी उपहार में दे सकती है या किसी को दान कर सकती है या किसी का नाम पे भी रजिस्टर कर सकती है। उनका 3 बेटा है तो माँ एक बेटा को उतना संपत्ति दे के और 2 बेटा को कुछ भी संपत्ति नहीं दे सकता है। बाकी जो 2 बेटा है वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर माँ उस संपत्ति को खुद खरीदी है, अगर माँ का पूर्वजों ने वो संपत्ति दिए हैं तो उस केस में उनका जितना बेटा या उनका जितना बेटियों हैं उनका पूरा अधिकार उसमें रहता है। अगर माँ को उपहार मिला है या उनका खुद का संपत्ति है वो खुद खरीदी है तो उस केस में वो संपत्ति को बेचने के लिए किसी को भी उनका पुत्र या पुत्री या उनका पति का परमिशन ज़रूरत नहीं है। माँ किसी को भी दे सकती है या किसी को भी बेच सकती है। ठीक है, ये है माँ जीवित रहने का टाइम में। देखिए अब देखेंगे माँ गुजर जाने के बाद। ठीक है, उस केस में अगर माता ने उनका 3 बेटा थे, 3 बेटा से एक का नाम पे ऑलरेडी वो विल कर दिए हैं। उनका जीवित रहने का टाइम में ऑलरेडी एक बेटा का नाम पे या किसी का नाम पे भी माता क्या किए हैं, विल कर दिए हैं, वसीयत लिख दिए हैं, दस्तावेज जो बना दिए हैं उनका नाम पे। तो इस केस में क्या होगा, जिसका नाम पे भी विल किए हुए हैं वो संपत्ति का पूरा अधिकार उनका ही रहेगा। बाकी जितना भी बेटा या बेटी या पति उनका इसमें कुछ भी अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए अब देखेंगे माँ विल नहीं बनाए हैं। उनका जीवित रहने का टाइम में उन्होंने उनका संपत्ति का विल किसी का नाम पे नहीं किए हैं, अभी वो गुजर जाते हैं तो वो संपत्ति का ऊपर किसका अधिकार है। देखिए वो संपत्ति का ऊपर उनका पति का जितना अधिकार है, उनका जितना बेटा और बेटियां हैं उनका भी उतना ही अधिकार है। और सभी बच्चे और उनका जो पति है उनको बराबर समान समान उनका संपत्ति उनका नाम पे विभाजित किया जाएगा। ठीक है, अगर बेटा या बेटी शादी की है या शादी नहीं की है तो भी उनको उतना ही मिलेगा, उतना ही जमीन मिलेगा जितना भी उनको दूसरे बेटा को जमीन मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब देखेंगे और एक केस में माता जीवित थी, जीवित रहने का टाइम में उनका कोई भी पुत्र या पुत्री उनका बेटा गुजर जाती है। उस केस में क्या होगा, कुछ दिन के बाद माता भी गुजर जाती है और इस केस में उनका जितना भी संपत्ति है, जैसे कि उनका 3 बेटा थे, 3 बेटा से एक बेटा गुजर जाता है। तो जब माँ गुजर जाती है तो उनका जितना भी जमीन है वो तीनों बेटा के नाम पे आएगा। तीनों बेटा को पूरी तरह समान समान करके जमीन दिया जाएगा। तो आप बोलेंगे कि उनका जो 3 नंबर जो बेटा या बेटी थी वो अभी नहीं है तो उनका संपत्ति कौन लेगा। देखिए इस केस में वो बेटा हो या बेटी हो, इस केस में क्या होगा, उनका जो भी जितना भी संतान रहेंगे, माता की जो बेटा या बेटी रहेंगे उनका जो बेटा या बेटी, डायरेक्ट बोलने से जो उनका जो पोता और पोती रहेंगे उनका नाम पे उतना संपत्ति दिया जाएगा। जैसे कि उनका जैसे बेटा, जैसे अलग 1 नंबर बेटा या 2 नंबर बेटा को जितना संपत्ति मिलेगा
3 नंबर बेटा को जितना संपत्ति मिलना था उतना उनका पोता और पोती को भी दिया जाएगा। ठीक है, उनका भी इतना ही अधिकार उसमें रहता है। ठीक है, तो देखिए बेटी के अधिकार बारे में देखेंगे। देखिए भारत का जो आइन है, जो कानून है, उसका हिसाब से बेटी शादी करे या ना करे उनका उतना ही अधिकार है माता या पिता का जमीन पर, उनका संपत्ति पर, जितना कि बेटा का अधिकार है। अगर बेटी चाहती है कि वो संपत्ति ना ले तो वो लोग जाके तहसील ऑफिस जाके वहाँ त्याग पत्र भी दे सकते हैं। ठीक है, त्याग पत्र देने से क्या होगा, उनका जितना भी संपत्ति रहेगा उनका दो भाई है उनका नाम पे वो रजिस्टर इजी से हो पाएगा। ठीक है, तो आइए अभी देखेंगे एक माता थी, वो गुजर जाने के बाद उनका जो संपत्ति है, उनका 2 बेटा और 1 बेटी थी, वो लोग उनका नाम पे कैसे उस संपत्ति को रजिस्टर कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको संपत्ति रजिस्टर करने के लिए म्यूटेशन केस करना पड़ेगा, म्यूटेशन फाइल करना पड़ेगा। अगर म्यूटेशन फाइल करने के लिए आप लोग जा रहे हैं तो इसके लिए आपको लीगल हेयर सर्टिफिकेट एक बनाना पड़ेगा। तो अभी आप बोलेंगे कि लीगल हेयर सर्टिफिकेट क्या है। देखिए लीगल हेयर सर्टिफिकेट ये चीज़ है, ये एक दस्तावेज है जो कि दर्शाता है एक माता और बेटा उनका रिलेशन को ये दर्शाता है। जैसे कि इसमें मेंशन रहेगा कि एक महिला है और उनका 2 बेटा है, बेटे का नाम ये है और बेटी का नाम ये है। तो उनका माताजी और उनका जो बेटा और बेटी है उनका रिलेशन को इसमें दर्शा जाएगा। ये जो लीगल हेयर सर्टिफिकेट ये डिसाइड करेगा कि उनका कौन है उत्तराधिकारी। ठीक है, तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनाने के बाद आपको क्या करना है, म्यूटेशन केस करना है। ठीक है, तहसील ऑफिस जाके म्यूटेशन केस करना है। म्यूटेशन केस करने के बाद तहसील ऑफिस से ऑफिसर आएंगे, जो भी जमीन आप म्यूटेशन केस किए हैं वो जमीन का फील्ड वेरिफिकेशन होगा। फील्ड वेरिफिकेशन में वो जो ऑफिसर आए होंगे वो चेक करेंगे कि अब जो जमीन में आपका नाम पे रजिस्टर करने के लिए म्यूटेशन फाइल किए हैं उसमें और किसी का कुछ दिक्कत है क्या और किसी का कुछ ऑब्जेक्शन है क्या, वो सब चेक करेंगे। और आपने जिस जमीन का ऊपर आपका मालिकाना हक किया है वो आपका है या आपका नहीं है, ये सब कुछ फील्ड वेरिफिकेशन होगा। अगर फील्ड वेरिफिकेशन के बाद आपका पूरा डॉक्यूमेंट ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो आपका घर में पोस्ट के जरिए आपका नाम पे आपका आरओआर आ जाएगा, आपका दस्तावेज आपका नाम पे आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग आपका कोई भी जमीन है जो कि अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है, आप लोग लीगल हेयर सर्टिफिकेट बना के आपका नाम पे रजिस्टर कर सकते हैं।